नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है और अब ये राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, मेहरानगढ़ और जसवंतथड़ा आप देख रहे होंगे। दोस्तों, आप समझ भी गए होंगे कि आज हम कौन सा जिला पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जोधपुर संभाग का अंतिम जिला पढ़ रहे हैं, जोधपुर जिला। जोधपुर जिसे अब आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसे सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर जो कि राठौड़ों की साहब आपके भूमि है। जोधपुर जहाँ राजस्थान का विजय स्तंभ भी है। तो दोस्तों, जहाँ तब आपके रावण का मंदिर भी है, महामंदिर जोधपुर में भी है। तो जोधपुर दोस्तों अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। उन सब विशेषताओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में। दोस्तों, हम शुरू करते हैं जिला जोधपुर और जोधपुर की विशेषताएं। ठीक दोस्तों, अब आपके दो जिले बचे हैं दोस्तों, जोधपुर और जयपुर, और दोनों दोस्तों बहुत ऐतिहासिक जिले हैं दोस्तों। इनको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। हमने जितने जोश और जुनून के साथ दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा को आरंभ किया था, उसी जोश जुनून और भावनात्मक लगाव के साथ इस यात्रा का समापन भी करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं जिला जोधपुर। क्लियर दोस्तों? करें शुरू दोस्तों, जिला जोधपुर। ठीक दोस्तों, बात करते हैं हम जिला जोधपुर की। ठीक दोस्तों, करें शुरू, जिला जोधपुर। ठीक, अब दोस्तों जब हम जिला जोधपुर की बात करते हैं तो ध्यान रखना। अच्छा, बीच में दोस्तों किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मेरा तकिया कलाम है। मैं एज अ टीचर आपको कभी भी अपना स्टूडेंट नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं एक दोस्त के नाते आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए दोस्तों दोस्त शब्द बार बार मेरे मुँह से निकलता है। दोस्तों, अगर इस शब्द से आपकी भावनाओं को आघात पहुँच रहा हो तो आई एम सॉरी दोस्तों, मैं ऐसा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भावनाओं को आघात नहीं पहुँच रहा होगा। तकिया कलाम है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। मैं कोशिश करूँगा सीमित का साथ आपको उपयोग में करूँ। जोधपुर। ठीक दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की स्थापना कब हुई। क्लियर? बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की स्थापना कब हुई। तो आप क्या बताओगे कि जो जोधपुर है ना, इसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1459 को। क्लियर दोस्तों? पूछा जाएगा कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459 को। ठीक, अच्छा, पूछा जाए कि जो जोधपुर है, इसके संस्थापक कौन है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के संस्थापक कौन हैं, तो आप क्या बताओगे? राव जोधा को जोधपुर का संस्थापक कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों? जो राव जोधा है, इस राव जोधा को जोधपुर का संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना की थी। एकदम क्लियर दोस्तों? बात आती है कि जो राव जोधा है, इनके पिता का नाम क्या था। क्लियर दोस्तों? जो राव जोधा है, इनके पिता का नाम क्या था। तो आप क्या बताओगे कि जो राव जोधा है, इनके पिता का नाम था रणमल। ठीक, और दोस्तों जो राव जोधा है, जो राव जोधा है, इनकी माँ का नाम था दोस्तों, पिता का नाम था आपके क्या था? रणमल। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जो माँ है, माँ का नाम क्या था। तो आप क्या बताओगे कि जो इनकी माँ थी, उनका नाम था कोडमदे। ठीक, जो इनकी माँ थी, उनका नाम क्या था? कोडमदे। ठीक, समझ जाओगे दोस्तों यहाँ तक? पिता का नाम तो रणमल और माँ का नाम कोडमदे। ठीक, और दोस्तों जो कोडमदे है ना, इन कोडमदे के द्वारा बनाई गई थी कोडमदेसर बावड़ी। जो कोडमदे हैं, इनके द्वारा बनाई गई थी कोडमदेसर बावड़ी। क्या बनाई गई थी? कोडमदेसर बावड़ी। और इस कोडमदेसर बावड़ी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। ठीक, समझ जाओगे क्या? जो कोडमदेसर है, इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। और दोस्तों जो कोडमदेसर है ना, ये कोडमदेसर बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी भी रही थी। क्लियर दोस्तों? जो कोडमदेसर है, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी भी रही थी आरंभ में। क्लियर?
क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे ना। जो कोडम देसर है ये आरंभ में बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी भी रही थी। ठीक, जोधपुर की स्थापना हुई 12 मई 1459 को। करने वाले थे राव जोधा। राव जोधा के पिता का नाम था रणमल, माता का नाम था कोडमदे। कोडमदे के द्वारा कोडम देसर बावड़ी बनाई गई थी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। और कोडम देसर बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी भी रह चुकी है। ठीक, थोड़ी सी बात हम राव जोधा की कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, जो राव जोधा है ना, इसकी पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्लियर दोस्तों, जो राव जोधा है इनकी पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। समझ जाओगे क्या? ठीक, इनकी जो पुत्री है ना, इनका नाम था श्रृंगार देवी। चलो ठीक है, मैं आज को आपसे दोस्तों नहीं विद्यार्थी बोलूँगा। तो विद्यार्थियों, जो राव जोधा है इनकी पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्लियर। और दोस्तों, जो श्रृंगार देवी है ना, श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था, जो श्रृंगार देवी हैं इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था राणा कुंभा के पुत्र रायमल से। क्लियर, किससे हुआ था? राणा कुंभा के पुत्र रायमल से। ठीक, पहली बात। अगली बात, जो श्रृंगार देवी है ना, इन श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ में एक बावड़ी बनाई गई थी और उस बावड़ी का नाम था घोसुंडा बावड़ी, घोसुंडी बावड़ी। एकदम क्लियर। जो श्रृंगार देवी हैं इनके द्वारा चित्तौड़ में एक बावड़ी बनाई गई थी और बावड़ी का नाम था घोसुंडी बावड़ी। ठीक, और इस बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखाया गया था। क्लियर दोस्तों, इस बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखा हुआ था जिसे कहा जाता है घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। समझ जाओगे क्या? इस बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखा हुआ था जिसे कहा जाता है घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। क्लियर। और दोस्तों, यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का, यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। समझ जाओगे क्या? क्लियर। ये शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। एकदम क्लियर कर दिया यहाँ तक तो? ठीक, समझ जाओगे। राव जोधा की बेटी का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से हुआ था। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ के गोसुंडा गांव में घोसुंडी बावड़ी बनाई थी और घोसुंडी बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखा हुआ था, नाम था घोसुंडी बावड़ी शिलालेख। और घोसुंडी बावड़ी शिलालेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख कहलाता है। ठीक, और पूछ लिया जाए कि इस शिलालेख का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो शिलालेख है ना, इस शिलालेख का निर्माण कराया था गज वंश के शासक सर्वतात ने। क्लियर। पूछा जाए कि इस शिलालेख का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? गज वंश के शासक सर्वतात ने। क्लियर। एक बार फिर समझना, जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को हुई थी। संस्थापक थे राव जोधा, पिता का नाम रणमल, माता का नाम कोडमदे। कोडमदे के द्वारा कोडम देसर बावड़ी बनाई गई थी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। कोडम देसर बीकानेर के राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी कहलाती है, जो राव बीकानेर बनाई थी। जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी और साहब श्रृंगार देवी के द्वारा, दोस्तों श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था रायमल से। रायमल कुंभा के पुत्र थे। श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी बनाई गई थी और घोसुंडी बावड़ी के निकट एक शिलालेख लिखा हुआ है, नाम है घोसुंडी बावड़ी शिलालेख, जो मैंने चित्तौड़ जिले में पढ़ाया है। ठीक, घोसुंडी बावड़ी शिलालेख वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख कहलाता है राजस्थान में। और इस शिलालेख का निर्माण कराया था दोस्तों गजवंश के शासक सर्वतात ने। और श्रृंगार देवी के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया था राणा कुंभा ने। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की स्मृति में, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, पहली बात एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो? ठीक, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, क्लियर दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक, तो दोस्तों समझना, आज़ादी से पूर्व, ठीक, जो जोधपुर है इसकी विशेषताएं पूछ लिया जाए कि जोधपुर की विशेषता क्या है, तो आप बताओगे आज़ादी से पूर्व सबसे बड़ी रियासत। ठीक है दोस्तों, आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। ठीक, आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत। क्लियर, कौन सी थी? जोधपुर। समझ जाओगे 19 रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत वो कौन सी दोस्तों? जोधपुर। आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, ठीक, वो सब कौन सी थी? जोधपुर। समझ जाओगे क्या दोस्तों यहाँ तक? आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? जोधपुर। ठीक,
फिर बात आती है कि अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी तो सबसे छोटी रियासत कौन सी होगी? अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी होगी? क्लियर भाई, अगर सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जोधपुर थी तो सबसे छोटी रियासत कौन सी होगी? तो आप क्या बताओगे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ठीक, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और पूछ लिया जाए कि शाहपुरा कहाँ आता है तो आप क्या बताओगे कि जो शाहपुरा है ना ये भीलवाड़ा में आता है। कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। तो आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ आता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शाहपुरा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शाहपुरा है इस शाहपुरा का निर्माण किसने किया था? ठीक, जो शाहपुरा है इसका निर्माण किसने किया था? तो आप क्या बताओगे कि जो शाहपुरा है इसका निर्माण किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक, अच्छा पूछ लिया जाए कि जो शाहपुरा है इसका निर्माण किस शासक के समय हुआ था? ठीक, पूछा जाए कि साहब आपके जो शाहपुरा है इसका निर्माण किस रियासत से किया गया था? पूछा जाएगा कि किस रियासत का विभाजन करके ये शाहपुरा बनाई गई थी। लिया जाए कि किस रियासत का विभाजन करके यह रियासत बनाई गई थी तो आप क्या बताओगे कि मेवाड़ का विभाजन करके। क्लियर, मेवाड़ का विभाजन करके शाहपुरा रियासत बनाई गई थी। क्लियर, मेवाड़ का विभाजन करके शाहपुरा रियासत बनाई गई थी। और पूछा जाए कि जब शाहपुरा रियासत बनाई गई उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जब शाहपुरा रियासत बनाई गई उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? राणा जगत सिंह प्रथम। राणा जगत सिंह प्रथम उस समय मेवाड़ के शासक थे। समझ जाओगे कि भैया? ठीक, अच्छा दोस्तों ये ध्यान रखना, जो राणा जगत सिंह प्रथम है ना इनका शासनकाल, क्लियर, जो राणा जगत सिंह प्रथम है इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। क्लियर दोस्तों, जो राणा जगत सिंह प्रथम है इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। समझ जाओगे क्या? जो राणा जगत सिंह प्रथम है इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और दोस्तों ये वही राणा जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। समझ जाओगे क्या? ये वही राणा जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। क्लियर दोस्तों, इन्होंने ये दोस्तों वही साहब आपके राणा जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। एकदम क्लियर यहाँ तक। तो आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, तो आज़ादी से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ आती है? भीलवाड़ा में। निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। और शाहपुरा का निर्माण हुआ था मेवाड़ के विभाजन से और उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा जगत सिंह प्रथम। राणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है और राणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया गया था। एकदम क्लियर, समझ जाओगे। 5 फरवरी 1615 को अकबर के किले में राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। 5 फरवरी 1615 को अजमेर स्थित अकबर के किले में राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी और उस मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ दिया था राणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराकर। मेवाड़ मुगल संधि पर जहांगीर की ओर से हस्ताक्षर किए थे शाहजहां ने, तो मेवाड़ मुगल संधि पर अमर सिंह की ओर से हस्ताक्षर किए थे हरिदास और शुभकर्ण झाला ने। किसने? हरिदास और शुभकर्ण झाला ने। एकदम क्लियर, 2 बातें क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो जोधपुर रियासत है, इस जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? ठीक, पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर रियासत है इस जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो जोधपुर रियासत है इसका राजस्थान में विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक, जो जोधपुर रियासत है इसका राजस्थान में विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को और इस दिन राजस्थान एकीकरण का 4था चरण था। ठीक,
अच्छा, पूछा जाएगा कि जो साहब आपके जोधपुर हैं इसे जिला कब बनाया गया है। पूछ लिया जाए कि जो जोधपुर है इसे जिला कब घोषित किया गया, तो 30 मार्च 1949 को ही जोधपुर रियासत को जिला घोषित किया गया था। क्लियर, 30 मार्च 1949 को ही जोधपुर रियासत को जिला घोषित किया गया था। एकदम क्लियर है दोस्तों यहाँ तक तो ठीक। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तो सब आपके कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं, हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है इस जोधपुर का साहब आपके दोस्तों जो जोधपुर है ये जोधपुर के संभाग में आता है। ठीक, जोधपुर के संभाग में आता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो जोधपुर है ना ये जोधपुर संभाग में आता है। ठीक, अर्थात दोस्तों ये संभागीय मुख्यालय है। एकदम क्लियर समझना दोस्तों, जो जोधपुर है ना ये जोधपुर संभाग में आता है और जोधपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय है। अर्थात जिस जिले को संभाग घोषित किया जाता है, जिस जिले में संभाग का मुख्यालय होता है ना उसे संभागीय मुख्यालय कहते हैं। तो जोधपुर संभाग का जो संभागीय मुख्यालय है ना वो कहाँ है, जोधपुर में। संभागीय मुख्यालय का मतलब होता है कि संभागीय आयुक्त कहाँ बैठता है, संभागीय आयुक्त कहाँ बैठता है। तो जोधपुर संभाग में संभागीय आयुक्त का मुख्यालय जोधपुर जिले में है, इसलिए जोधपुर को संभागीय मुख्यालय कहा जाता है। दोस्तों जो जोधपुर है ना इसे क्या कहा जाता है, संभागीय मुख्यालय कहा जाता है। एकदम क्लियर, क्या कहा जाता है, संभागीय मुख्यालय कहा जाता है। ठीक, अच्छा दोस्तों, जब मैंने आपको जिला जोधपुर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जोधपुर संभाग राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है। बताया था मैंने आपको। ठीक, मैंने कहा था ना कि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर, जोधपुर संभाग क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा संभाग कहा था दोस्तों मैंने। ठीक दोस्तों, जो जोधपुर संभाग है ये क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, याद रख लोगे ना। ठीक, अच्छा, बता सकते हो कि साहब आपकी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने उस दिन बताया था कि इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर बताया था मैंने आपको। ठीक, कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। और जो जोधपुर संभाग है इसका क्षेत्रफल साहब आपके कितना, 1,17,800। ठीक, फिर मैंने ये भी कहा था कि जो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है ना वो राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 34.42% है। ठीक, मैंने ये भी कहा था कि जोधपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का, ठीक, जो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 34.42% कहा था ना मैंने। ठीक, अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है तो फिर मैंने कहा था कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा। पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग होगा वो कौन सा होगा, भरतपुर। ठीक, और पूछा जाए कि भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 18,122 वर्ग किलोमीटर। जो भरतपुर संभाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, 18,122 वर्ग किलोमीटर। और पूछा जाए कि भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 5.3%। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल संभाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 5.3% है। एकदम क्लियर, यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट। ठीक, अगली बात फिर बात करते हैं कि जो जोधपुर है इस जोधपुर जिले की जनसंख्या कितनी है। पूछा जाए कि जोधपुर है इस जोधपुर के साथ आपके जनसंख्या कितनी है। ठीक, ये तो संभाग हो गया। हम बात करते हैं कि जो जोधपुर है इस जोधपुर की जनसंख्या कितनी है। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार जो जोधपुर जिला है इसकी जनसंख्या है 36,87,165। ठीक, पूछा जाए कि जो साहब आपके जोधपुर है इस जोधपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितनी है, 36,87,165। समझ जाओगे क्या।
और जनसंख्या के आधार पर जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। समझ जाओगे क्या? जनसंख्या के आधार पर जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। समझ जाओगे एकदम क्लियर? जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा दोस्तों? जोधपुर होगा। क्लियर? फिर बात आती है कि अगर जनसंख्या के आधार पर जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तो पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 5 बड़े जिले, ठीक, पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन कौन से होंगे, तो आप क्या बताओगे कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला अलवर, चौथा नागौर, कौन क्या होगा? नागौर, और 5वां जिला क्या होगा? उदयपुर। एकदम क्लियर? जनसंख्या के आधार पर जो राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं वो सब कौन कौन से होंगे? जोधपुर होगा, अलवर होगा, जोधपुर सॉरी जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि दोस्तों अगर ये 5 बड़े जिले जनसंख्या के आधार पर, मैं दोस्तों इनकी जनसंख्या बता भी रखी है आपको, ठीक। फिर बात आती है कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 5 छोटे जिले भी होंगे। ये तो हो गए बड़े। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के जिलों को घटते हुए क्रम में जमाइए, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए, निम्न से कौन सा जिला सुमेलित है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एकदम क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि साहब हमके इन क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, ठीक। तो दोस्तों पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 5 छोटे जिले कौन से होंगे, ठीक। तो आप क्या बताओगे कि जनसंख्या के आधार पर जो राजस्थान के 5 छोटे जिले होंगे, ठीक, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के जो 5 छोटे जिले होंगे वो कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो होगा जैसलमेर, क्या होगा? जैसलमेर, ठीक। दोस्तों एक होगा आपके सिरोही, ठीक दोस्तों, एक तो होगा जैसलमेर, एक होगा आपके प्रतापगढ़, क्लियर, एक होगा सिरोही, एक होगा बूंदी और एक होगा राजसमंद, ठीक। समझ जाओगे क्या? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद ये है आपकी जनसंख्या के आधार पर 5 छोटे जिले। जोधपुर जिले की जनसंख्या कितनी है? 36,87,165 और जनसंख्या के आधार पर जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन से होंगे? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। और 5 छोटे जिले कौन से होंगे? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। यहाँ तक अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से, फिर दोस्तों हम आगे की बात करेंगे। एकदम क्लियर यहाँ तक तो। फिर बात आती है कि जो जोधपुर है इस जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है? क्लियर? बात आती है कि जोधपुर है इस जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं जोधपुर के क्षेत्रफल की कि साहब आपकी जो जोधपुर है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप क्या बताओगे कि जो जोधपुर है ना इसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो जोधपुर है इस जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। ठीक, पूछा जाएगा कि जोधपुर है इस जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के आधार पर ये राजस्थान का कौन सा जिला है। ठीक, पूछा जाएगा कि ये क्षेत्रफल के आधार पर ये राजस्थान का कौन सा जिला है। देखना, जोधपुर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। ठीक, जानना दोस्तों, जो जोधपुर है ना ये जोधपुर क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। समझ आओगे क्या दोस्तों? जोधपुर क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। ठीक दोस्तों, समझ आओगे यहाँ तक तो जो जोधपुर है ना दोस्तों ये क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगर दोस्तों यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक, फिर बात आती है कि अगर
जोधपुर क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है ना वो है जैसलमेर। दूसरा कौन सा होगा? बाड़मेर। क्लियर। तीसरा कौन सा होगा? जो बीकानेर। चौथा कौन सा होगा? जोधपुर। पांचवा कौन सा होगा? नागौर। और अगर छठे की बात कर ली जाए तो चूरू। ठीक, जे बाबी जो नाचू। ठीक, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले हैं। ठीक दोस्तों, इससे बनेगा जैसलमेर। इससे क्या बन जाएगा? जैसलमेर। ठीक, ये दोस्तों नंबर है। इससे तो क्या बन जाएगा? जैसलमेर। इससे क्या बन जाएगा? बाड़मेर। इससे क्या बन जाएगा? बीकानेर। इससे जोधपुर हो गया ना। देखो मैंने कहा था ना क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा जिला जोधपुर। इससे नागौर हम पढ़ चुके हैं और चूरू। ठीक, ये सब आपके राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले हैं। ठीक, जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, नागौर और चूरू। ठीक, फिर बात आती है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के 5 छोटे जिले कौन से हैं? ये तो हो गए बड़े जिले। ये तो क्या हो गए? बड़े जिले। फिर बात आती है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के 5 छोटे जिले कौन से हैं? ठीक, फिर आप क्या बताओगे कि सब क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान के 5 छोटे जिले हैं। क्लियर दोस्तों, ये तो हो गए बड़े। ठीक, अगर छोटे जिलों का नाम पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के 5 छोटे जिले कौन से हैं, तो एक तो है दौसा। ठीक दोस्तों, एक तो है धौलपुर, एक है दौसा, एक है डूंगरपुर, एक है राजसमंद, एक है प्रतापगढ़। ठीक, हालांकि विद्यार्थियों ज्योग्राफी मेरा विषय नहीं रहा है लेकिन रुचिकर विषय रहा है, इसलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो 5 छोटे जिले होंगे वो कौन से होंगे? डीडीओ डीआरपी कॉलेज। क्लियर, डीडीओ डीआरपी कॉलेज, ये तो हैं छोटे जिले क्षेत्रफल में, ये हैं बड़े जिले क्षेत्रफल में। इससे क्या बन जाएगा? धौलपुर। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न आ जाते हैं इसलिए आपको इनका आंसर आना चाहिए। इससे क्या बन जाएगा? दौसा। डीओ मतलब दौसा। इससे क्या बन जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर। क्लियर। इस आर से क्या बन जाएगा? राजसमंद। और इस पी से क्या बन जाएगा? प्रतापगढ़। हो गए ना भैया? ये तो हो गए बड़े जिले, ये हो गए छोटे जिले। याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में जोधपुर। तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे बीकानेर, नंबर 4 पे जोधपुर, नंबर 5 पे नागौर, नंबर 6 पे चूरू। ठीक, इसे बहुत लंबे बना सकते हो। ठीक, अगर बात करें सबसे छोटे जिलों की, डीडीओ डीआरपी कॉलेज, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है दोस्तों, फिर बात आती है कि जोधपुर है, इस जोधपुर के प्राचीन नाम क्या हैं? ठीक, बात आती है कि जो जोधपुर है इस जोधपुर के प्राचीन नाम क्या है? जोधपुर के प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका एक प्राचीन नाम है गुर्जरात्रा। क्या नाम है? गुर्जरात्रा। एक प्राचीन नाम है मरुकांतार। एक तो है गुर्जरात्रा, एक है मरुकांतार और एक प्राचीन नाम है मारवाड़। क्लियर, या फिर मरुभूमि बोल दो। तो गुर्जरात्रा, मरुकांतार और मारवाड़, ये हमारे जोधपुर के प्राचीन नाम हैं। एक तो है गुर्जरात्रा, एक है मरुकांतार और एक है मारवाड़। ठीक, फिर बात आती है कि इसे गुर्जरात्रा क्यों कहते हैं? बात आती है कि इसे गुर्जरात्रा क्यों कहते हैं। ठीक, तो गुर्जरात्रा कहने का कारण क्या है समझना। पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन था। ठीक,
पश्चिमी राजस्थान में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार शासकों का। ठीक, पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था और गुर्जर प्रतिहारों का शासन होने के कारण ही पश्चिमी राजस्थान का नाम था गुर्जरात्रा। और पश्चिमी राजस्थान का आरंभ होता है जोधपुर से, तो नाम क्या हो गया? गुर्जरात्रा प्रदेश। क्लियर? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्षेत्र होने के कारण, क्लियर, गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? गुर्जरात्रा। समझ जाओगे क्या? पूछा जाएगा कि साहब आपके प्राचीन काल में जोधपुर को गुर्जरात्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहा था। किसके अधीन रहा था रे भैया? गुर्जर प्रतिहारों के। तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में शासन किया गया और इसी कारण प्राचीन काल में पश्चिमी राजस्थान को गुर्जरात्रा बोलते थे। क्या बोलते थे? गुर्जरात्रा। ठीक, और पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर भी आता है, इसलिए जोधपुर का नाम क्या हो गया? गुर्जरात्रा। क्लियर? अच्छा, अगर हम गुर्जर प्रतिहारों की बात करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिमी राजस्थान के 2 क्षेत्रों पर शासन किया है। ठीक, एक तो शासन किया है गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर में। कहाँ किया है? मंडोर में। और एक शासन किया है भीनमाल में। तो पश्चिमी राजस्थान में मंडोर और भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र थे। क्लियर? फिर बात आती है कि मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? रज्जिल। मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? रज्जिल। तो भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक, मंडोर में तो था रज्जिल, भीनमाल में था नागभट्ट प्रथम। ठीक, प्राचीन काल में जोधपुर का नाम था गुर्जरात्रा, गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्षेत्र होने के कारण, और गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर और दोस्तों भीनमाल में शासन किया है। मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था रज्जिल, तो भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई थी, ऐसा दोस्तों हम पढ़ चुके हैं सिरोही जिले में। अगर यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं है? ठीक, फिर बात करते हैं कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के भौगोलिक नाम क्या हैं। फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के भौगोलिक नाम क्या है। जो जोधपुर जिला है, इस जोधपुर जिले का भौगोलिक नाम क्या है? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो जोधपुर जिला है ना, जो जोधपुर जिला है, इस जोधपुर जिले का जो भौगोलिक नाम है वो है, एक तो सूर्य नगरी। ठीक, एक तो क्या नाम है? सूर्य नगरी। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो नाम क्या है? सूर्य नगरी। ठीक, फिर बात आती है कि और दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? मारवाड़ का प्रवेश द्वार। सूर्य नगरी और मारवाड़ का प्रवेश द्वार, ये जोधपुर के 2 नाम हैं, भौगोलिक नाम। ठीक था कि जो जोधपुर है ना, इसके 2 नाम हैं, एक तो सूर्य नगरी और एक मारवाड़ का प्रवेश द्वार। फिर बात आती है कि इसे सूर्य नगरी क्यों कहते हैं। तो समझना, जोधपुर में एक मंदिर है दोस्तों, जोधपुर में एक क्षेत्र है ओसिया। जोधपुर में एक क्षेत्र है ओसिया, ठीक, और इस ओसिया में है सूर्य मंदिर। जो ओसिया है, इस ओसिया में क्या है? सूर्य मंदिर। तो ओसिया में सूर्य मंदिर होने के कारण ही जोधपुर का नाम हो गया जो सूर्य नगरी। क्लियर? ओसिया में सूर्य मंदिर है और इस सूर्य मंदिर के नाम पर ही, इस सूर्य मंदिर के नाम पर ही जोधपुर का नाम क्या हो गया? सूर्य नगरी। समझ जाओगे क्या? जोधपुर का नाम सूर्य नगरी क्यों है? जोधपुर में ओसिया है और ओसिया में है आपके जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, और इस सूर्य मंदिर के नाम पर दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। और जोधपुर का एक नाम क्या हो गया? मारवाड़ का प्रवेश द्वार। क्या नाम हो गया दोस्तों? मारवाड़ का प्रवेश द्वार। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की स्थलाकृति कैसी है। क्लियर? इसकी बनावट कैसी है। ठीक,
जोधपुर की स्थलाकृति कैसी है? तो इसका नाम है मारवाड़ का प्रवेश द्वार। मारवाड़ सब आपके पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान मतलब मरुस्थल। ठीक, तो इसकी दोस्तों जो स्थलाकृति है ना जोधपुर की, वो मरुस्थलीय है। ठीक, पूछ लिया जाए कि जोधपुर की स्थलाकृति कैसी है? मरुस्थलीय, अर्थात पूरा जोधपुर साहब आपके मरुस्थल में फैला हुआ है, मरुस्थल में इसका विस्तार है। तो जोधपुर की साहब स्थलाकृति कैसी हो गई? इस मरुस्थलीय। ठीक, अगर पूछा जाए कि जोधपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, अगर पूछा जाए कि जोधपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो जोधपुर है ना, ये पश्चिमी राजस्थान में आता है। ये दोस्तों जो जोधपुर है यह पश्चिमी राजस्थान में आता है। ठीक, दो बातें। ठीक, तीसरी बात, फिर बात आती है कि जोधपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है। फिर बात आती है कि जोधपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कोई भी नहीं है। क्लियर दोस्तों, जोधपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कोई भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा जोधपुर है दोस्तों, इसका मतलब जो हमारा जोधपुर है यह अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, जो जोधपुर है यह अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। समझ जाओगे क्या? जो हमारा जोधपुर है ना, ये एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जोधपुर राजस्थान के किसी भी भारत के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, जोधपुर एक ऐसा जिला है जो भारत के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। फिर बात आती है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? 8, और उन 8 में एक कौन सा हो गया? जोधपुर। राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं? 8, और 8 में कौन सा हो गया है? जोधपुर। ठीक, फिर बात आती है वो 8 जिले कौन कौन से हैं? एक का नाम होगा अजमेर। क्या नाम होगा? अजमेर। एक का नाम होगा राजसमंद। क्या होगा? राजसमंद। अजमेर, राजसमंद। ठीक, एक का नाम होगा दौसा। क्या होगा? दौसा। अजमेर, राजसमंद, दौसा। एक होगा दोस्तों बूंदी, मेरी जन्मभूमि है बूंदी। तो अजमेर हो गया, राजसमंद हो गया, दौसा हो गया, बूंदी हो गया। एक हो गया टोंक। क्या हो गया? टोंक। ठीक, एक हो गया नागौर। ठीक, एक हो गया साहब आपके दोस्तों जोधपुर। ठीक, अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर। ठीक, और एक हो गया पाली। ठीक, क्या हो गया? पाली हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। एकदम क्लियर, अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। ठीक, अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली, ये वो जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है। एकदम क्लियर। अजराज ने 2 बूटों को नाजों से पाला। हाँ या ना दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। हाँ या ना? हाँ बरो हाँ। हाँ दोस्तों, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के पड़ोसी जिले कौन से हैं? फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के पड़ोसी जिले कौन से हैं? ठीक, इस जोधपुर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे कि जोधपुर है, इसका साहब आपके एक पड़ोसी जिला कौन सा है? नागौर। एक कौन सा है? पाली। क्लियर, एक तो है नागौर, एक है पाली, एक है बीकानेर, एक है बाड़मेर, ठीक, और एक है जैसलमेर। तो नागौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वो ज़िले हैं जो जोधपुर के पड़ोसी ज़िले हैं या जोधपुर को स्पर्श करते हैं। समझ जाओगे दोस्तों, ये वो ज़िले हैं जो जोधपुर के पड़ोसी ज़िले हैं या जोधपुर को स्पर्श करते हैं। अच्छा, इनको याद रखना क्यों जरूरी है? प्रश्न आता है कि इनको याद रखना क्यों जरूरी है? तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपके व्यवहारिक ज्ञान का भी सब आपके परीक्षा ले ली जाती है। और कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर को स्पर्श नहीं करता है
है, जयपुर को स्पर्श नहीं करता है या कोटा को स्पर्श नहीं करता है। तो अगर जिलों के पड़ोसी जिलों के से क्वेश्चन बन जाता है तो वो प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा जिला स्पर्श करता है या नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। ठीक, प्रश्न उठता है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। ठीक, जो जोधपुर है दोस्तों, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो आप क्या बताओगे, जो जोधपुर है यहाँ की एक नदी है लूणी। ठीक, एक का नाम है साहब आपके मीठड़ी। क्या नाम है, मीठड़ी। ठीक दोस्तों, एक का नाम है साहब आपके गलासिनी। क्या नाम है, गलासिनी। एक नदी का नाम है लूणी। लूणी साहब आपके बहुत कम प्रवास क्षेत्र है साहब जोधपुर में, उसका नाम मात्र का है। तो लूणी है साहब आपके, मीठड़ी है, गलासिनी है, और दोस्तों एक नदी का नाम है जोजड़ी। क्या नाम है, जोजड़ी। ठीक, तो साहब आपके यहाँ की साहब आपकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है लूणी, मीठड़ी, जोजड़ी और गलासिनी। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। नाम मात्र साहब आपके जोधपुर में कोई बड़ी नदी नहीं बहती है, कोई विशेष नदी नहीं बहती साहब, क्योंकि जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में साहब, पश्चिमी राजस्थान में नदियों का अभाव है, बहुत कम संख्या में बहती हैं और 12मासी नदियां नहीं हैं, बरसाती नदियां अधिकांश जोधपुर संभाग में बहती हैं। लूणी, गलासिनी, मीठड़ी और जोजड़ी। ठीक, अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के प्रमुख जलाशय कौन से हैं। ठीक, फिर प्रश्न उठता है कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर के प्रमुख जलाशय कौन से हैं। तो आप क्या बताओगे कि जो जोधपुर है, इसका साहब आपके जो प्रमुख जलाशय है ना, एक तो है कायलाना बांध। ठीक दोस्तों, एक तो है कायलाना बांध। क्लियर, एक है जसवंत सागर बांध। ठीक, एक तो है कायलाना बांध, एक है जसवंत सागर बांध। ठीक, एक है प्रताप सागर बांध। ठीक, कायलाना बांध, जसवंत सागर बांध, प्रताप सागर बांध। दोस्तों ये जोधपुर जिले के प्रमुख बांध हैं। समझ जाओगे क्या, कायलाना बांध है, जसवंत सागर बांध है। क्लियर दोस्तों, इसके अलावा आपके दोस्तों यहाँ प्रताप सागर बांध है। ठीक दोस्तों, कुछ बांध और हैं जिनके मैं नाम लिखा देता हूँ आपको। ठीक दोस्तों, यहाँ एक बांध है उमेद सागर बांध। ठीक, यहाँ एक बांध और है और उसका नाम है उमेद सागर बांध। ठीक, ये हो गया उमेद सागर बांध। ठीक, एक का नाम आप क्या अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए पिचियाग बांध। ठीक, कौन सा बांध होगा, पिचियाग बांध। ठीक, और दोस्तों एक बांध का नाम है बालसमंद बांध। ठीक, तो ये जोधपुर जिले के प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है आपके कायलाना सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर, उमेद सागर, पिचियाग बांध और बालसमंद बांध। ये सब कहाँ है, आपके जोधपुर जिले में है। ठीक, अच्छा ध्यान रखना दोस्तों, जो जसवंत सागर बांध है ना, ये लूणी नदी पर बनाया गया है। समझ जाओगे क्या, जो जसवंत सागर बांध है यह लूणी नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है दोस्तों, लूणी नदी पर बनाया गया है। क्या, जसवंत सागर बांध। समझ जाओगे क्या, नदियाँ में तो है साहब आपके लूणी, मीठड़ी, जोजड़ी और गलासिनी। ठीक, और बांधों में है कायलाना सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर, उमेद सागर, पिचियाग, बालसमंद। और जसवंत सागर बांध साहब किस पर बनाया गया है दोस्तों, आपकी लूणी नदी पर बनाया गया है। एकदम क्लियर यहाँ तक। वन्य जीव की बात करते हैं। ठीक, अगर हम वन्य जीव की बात करते हैं तो दोस्तों धौलपुर में एक वन्य जीव बहुत प्रसिद्ध है और दोस्तों वो उसका नाम है कुर्जा। ठीक, धौलपुर में एक वन्य जीव बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम है कुर्जा। क्या नाम है, कुर्जा। समझ जाओगे क्या। ठीक, धौलपुर में एक वन्य जीव बहुत प्रसिद्ध है, नाम क्या है, कुर्जा। ठीक, ये सब आपके जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध वन्य जीव है। ठीक, अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो कुर्जा है ना, ये क्या है, एक प्रवासी पक्षी है। ठीक, जो कुर्जा है ना, ये क्या है, एक प्रवासी पक्षी। समझ जाओगे क्या, जो कुर्जा है ये एक प्रवासी पक्षी है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात पे बात आती है कि अगर ये प्रवासी पक्षी है तो ये आता कहाँ से है, साइबेरिया से। ठीक, अगर ये प्रवासी पक्षी है तो आता कहाँ से, साइबेरिया से। ठीक, पहली बात।
फिर बात आती है कि इसका वास्तविक नाम क्या है। फिर बात आती है कि अगर ये साइबेरिया से आता है तो इस पक्षी का वास्तविक नाम क्या है। पूछा जाएगा कि इस पक्षी का वास्तविक नाम है, तो दोस्तों ये साहब एक साइबेरियाई सारस है। दोस्तों ये क्या है, ये साइबेरियाई सारस है, ठीक। और दोस्तों इस कुर्जा का जो वास्तविक नाम है ना वो है डोमाइल, ठीक है दोस्तों। इसका साहब आपके जो वास्तविक नाम है वो है डोमाइजेल क्रेन। इस पक्षी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, डोमाइजेल क्रेन। समझ जाओगे क्या। जोधपुर में एक वन्य जीव मिलता है कुर्जा, ये प्रवासी पक्षी है, साइबेरियाई सारस है। क्लियर, ये साइबेरिया का एक सारस है जो कि साहब आपके बारिश के मौसम में यहाँ आता है। और दोस्तों इसे कहा जाता है डोमाइजेल क्रेन। हाल ही में साहब आपके इस पक्षी, दोस्तों ये पक्षी चर्चा में रहा था इसके अधिक संख्या में मृत्यु होने के कारण, ठीक। ये इसकी अधिक संख्या में मृत्यु होने के कारण साहब आपके पक्षी चर्चा में रहा था। और डोमाइजेल क्रेन इस पक्षी का वास्तविक नाम है और राजस्थानी भाषा में साहब इसे कुर्जा कहा जाता है, ठीक। पश्चिमी राजस्थान लोक गीतों के लिए जाना जाता है। क्लियर, जो पश्चिमी राजस्थान है वो किसके लिए जाना जाता है, लोकगीतों के लिए। और राजस्थान में जो अधिकांश विरह गीत लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में जो अधिकांश विरह गीत लिखे गए हैं, समझ जाओगे ना। राजस्थान में जो अधिकांश विरह गीत लिखे गए हैं वो किस पे लिखे गए हैं, कुर्जा पर लिखे गए। समझ जाओगे क्या, राजस्थान में जो अधिकांश विरह गीत है साहब वो किस पे लिखे गए हैं, कुर्जा पर लिखे गए हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि राजस्थान में साहब आपके अगर अधिकांश विरह गीत कुर्जा पर लिखे गए हैं तो साहब आपके कुर्जा क्या है, एक प्रवासी पक्षी है जो कि साहब आपके इसको साहब आपके संदेश का प्रतिनिधि माना जाता है। इस पक्षी को संदेश का प्रतिनिधि माना जाता है। और एक विरहनी अपने प्रियतम के लिए जब संदेश भेजती है तो वो कुर्जा के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। हम जब कभी कला संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ कुर्जा पर विशेष चर्चा करेंगे, अभी ना करें, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो जोधपुर है इस जोधपुर में शिकार निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक। जो जोधपुर है यहाँ शिकार निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ बहुत सारे शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं, सभी का नाम लिखना तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों, जोधपुर में है, ठीक। इतना सा आपको बता दूंगा, शिकार निषिद्ध क्षेत्र बहुत सारे हैं, सभी का नाम लिखना संभव नहीं होगा, तो इतना तो बताऊंगा कि राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र सब आपके कहाँ आते हैं, जोधपुर में आते हैं। एकदम क्लियर, राजस्थान के सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र कहाँ आते हैं दोस्तों, जोधपुर में आते हैं, ठीक, पहली बात। अच्छा, फिर बात आती है, हम बात करते हैं अभयारण्य की। अब बात करते हैं हम जोधपुर के अभयारण्य की कि सब आपके यहाँ कौन कौन से अभयारण्य हैं, ठीक। बात करते हैं हम जोधपुर के अभयारण्यों की, ठीक। तो दोस्तों जोधपुर में साहब आपके एक तो है अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। एक तो यहाँ है अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य, ठीक दोस्तों। एक है यहाँ माचिया सफारी पार्क, एक यहाँ क्या दोस्तों, माचिया सफारी पार्क, ये भी यहाँ है, ठीक। और दोस्तों एक है यहाँ धावा डोली कृष्ण मृग अभयारण्य, ठीक, धावा डोली कृष्ण मृग अभयारण्य, ठीक दोस्तों। ये धावा डोली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे गए याद, जो धावा डोली है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। और क्यों पढ़ चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक कृष्ण मृग, राजस्थान में सर्वाधिक जो कृष्ण मृग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, धावा डोली में पाए जाते हैं। समझोगे, राजस्थान में जो सर्वाधिक कृष्ण मृग है सब वो कहाँ पाए जाते हैं, धावा डोली में पाए जाते हैं। एकदम क्लियर क्या दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य है, माचिया सफारी पार्क है, धावा डोली कृष्ण मृग अभयारण्य है, और राजस्थान में सर्वाधिक कृष्ण मृग धावा डोली कृष्ण मृग अभयारण्य पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों। जबकि कृष्ण मृग अभयारण्य के लिए तालछा पर कृष्ण मृग अभयारण्य प्रसिद्ध है चूरू में, हाँ या ना, क्लियर। चलो आगे, ठीक।
फिर बात आती है कि दोस्तों जोधपुर में एक स्थान है, जोधपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है बिलाड़ा। जोधपुर में एक स्थान है बिलाड़ा, ठीक। और दोस्तों जो बिलाड़ा है ना, ये प्रसिद्ध है, क्यों पूछा जाएगा, क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र, राजस्थान में जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? बिलाड़ा में। राजस्थान में जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? बिलाड़ा में स्थापित किया गया। समझ जाओगे क्या दोस्तों? बिलाड़ा जोधपुर में आता है और दोस्तों यहाँ अश्व प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। प्रश्न बन सकता है। अब इस बिलाड़ा के समीप एक गांव है और उस गांव का नाम है बोरुंदा गांव। इस बिलाड़ा के समीप एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है? बोरुंदा गांव। ये ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। बिलाड़ा में तो क्या है आपके? अश्व प्रजनन केंद्र। और बिलाड़ा के समीप एक गांव है, गांव का नाम क्या है? बोरुंदा गांव। और इस बोरुंदा गांव में एक संस्थान है और उस संस्थान का नाम है रूपायन संस्थान, ठीक। इस बोरुंदा गांव में एक संस्थान है और उस संस्थान का नाम क्या है? रूपायन संस्थान। एकदम क्लियर। बिलाड़ा में तो है अश्व प्रजनन केंद्र और बिलाड़ा के पास एक गांव है बोरुंदा गांव और बोरुंदा गांव में क्या है? रूपायन संस्थान। फिर बात आती है कि जो रूपायन संस्थान है इसके संस्थापक कौन है? क्लियर, पूछा जाएगा आपसे कि जो रूपायन संस्थान है इसके संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? कोमल कोठारी, ठीक। पूछ लिया जाए कि जो रूपायन संस्थान है इसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और पूछा जाए कि कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? पूछा जाएगा कि कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। बिलाड़ा में तो है अश्व प्रजनन केंद्र, बिलाड़ा के पास है बोरुंदा गांव, बोरुंदा गांव में है रूपायन संस्थान और रूपायन संस्थान की संस्थापक है कोमल कोठारी। और दोस्तों कोमल कोठारी द्वारा रूपायन संस्थान स्थापित हुआ था 1960 में, ठीक। अब फिर बात आती है कि इस रूपायन संस्थान का कार्य क्या है, ठीक। रूपायन संस्थान का कार्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? छिपी हुई लोक कलाओं को, क्लियर, छिपी हुई लोक कलाओं को प्रकाश में लाना, ठीक। छिपी हुई लोक कलाओं को प्रकाश में लाना रूपायन संस्थान का प्रमुख काम है। समझ जाओगे क्या? छिपी हुई लोक कलाओं को प्रकाश में लाना किसका काम है? रूपायन संस्थान का। बहुत अच्छा संस्थान दोस्तों, देख के भी आना कभी, क्लियर। अब समझना, अगर छिपी हुई लोक कलाओं को सब आपके प्रकाश में ला रहा है तो कौन ला रहा है? आपके रूपायन संस्थान। फिर बात आती है दोस्तों राजस्थान में सब आपके एक नृत्य है, दोस्तों राजस्थान में एक नृत्य है चरी नृत्य, ठीक। इस चरी नृत्य को सब आपके प्रकाश में कौन लेकर आए थे? कोमल कोठारी। राजस्थान में सब आपके एक नृत्य है चक्री नृत्य, राजस्थान में एक नृत्य है चक्री नृत्य, ठीक। इस चक्री नृत्य को जो लोकप्रिय बनाया वो भी किसने बनाया? कोमल कोठारी ने। राजस्थान में दोस्तों एक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, ठीक। इसे भी लोकप्रिय किसने बनाया? रूपायन संस्थान ने, ठीक। और इसके साथ साथ राजस्थान दोस्तों जोधपुर में एक नृत्य है घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। तो इन सब नृत्यों को जो प्रकाश में लेकर आए, लोकप्रिय बनाया, इन्हें मंच प्रदान किया, वो किसने किया था? रूपायन संस्थान ने। समझ जाओगे ना? आदि नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, आदि नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, क्लियर, किसे दिया जाता है? रूपायन संस्थान को दिया जाता है। छिपी हुई लोक कलाओं को प्रकाश में लाना इस नृत्य संस्थान का प्रमुख कार्य है। चरी नृत्य, चक्री नृत्य, कालबेलिया नृत्य, घुड़ला नृत्य आदि नृत्यों को जो लोकप्रिय बनाया, पहचान दी, वो कितने दोस्तों? रूपायन संस्थान ने, ठीक। अच्छा दोस्तों, अब जो घुड़ला नृत्य है दोस्तों, जो घुड़ला नृत्य है ना, ये सब आपके कहाँ का नृत्य है? जोधपुर का, क्लियर। जो घुड़ला नृत्य वो कहाँ का है? जोधपुर का है। अगर जोधपुर का है तो किस श्रेणी में आएगा? क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में। अगर जोधपुर का है तो किस श्रेणी में आएगा? क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आएगा। एकदम क्लियर। जोधपुर का है तो किस में आएगा? क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आएगा, ठीक। दो बातें, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है,
ठीक, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा, कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। क्लियर, पूछा जाएगा कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कैसे किया जाता है? सामूहिक किया जाता है। क्लियर, कैसे किया जाता है? सामूहिक किया जाता है। अच्छा, कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। समझ जाओगे क्या? गुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? रूपायन संस्थान को। गुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। कौन सा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य। अच्छा दोस्तों, अच्छा फिर बात आती है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, सामूहिक रूप से रात्रि में। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक मटके में, क्लियर दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक छेद युक्त मटके में, छेद युक्त मटके में दीपक जलाकर, छेद युक्त मटके में दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक, छेद युक्त मटके में दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। समझ जाओगे क्या? एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो दीपक है, बात आती है कि जो दीपक है ये किसका प्रतीक है और ये छेद युक्त मटका किसका प्रतीक है? जो दीपक है ये किसका प्रतीक है और छेद युक्त मटका किसका प्रतीक है? तो आप क्या बताओगे कि जो दीपक है ना, ये तो सातल देव का प्रतीक है। जो दीपक है ये तो किसका प्रतीक है? सातल देव का। अर्थात सातल देव के शासन काल में ये नृत्य आरंभ हुआ था। ठीक, समझ लो दोस्तों, जो सातल देव के शासन काल में यह नृत्य आरंभ हुआ था। तो मटके के भीतर जलते हुए दीपक तो सातल देव का प्रतीक है और जो छेद युक्त मटका है वो गुड़लेखा का प्रतीक है। समझ जाओगे क्या? जो छेद युक्त मटका है वो किसका प्रतीक है? गुड़लेखा का। समझ जाओगे ना? जो दीपक है ये तो किसका प्रतीक है? सातल देव का। और जो छेद युक्त मटका है किसका प्रतीक है? गुड़लेखा का। क्लियर क्या भैया? हाँ बोलो। हाँ हाँ। जोधपुर में कौन सा क्षेत्र है? बिलाड़ा। बिलाड़ा साहब किसके लिए प्रसिद्ध है? आशु प्रजनन केंद्र के लिए। बिलाड़ा में साहब कौन सा गांव है? बोरुंदा। बोरुंदा गांव में साहब आपके क्या है? रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोटा, स्थापना 1960। ठीक, रूपायन संस्थान का काम है लोक कलाओं को प्रकाश में लाना। चक्र नृत्य, चरी नृत्य, कालवीर नृत्य, गुड़ला नृत्य को लोकप्रिय किसने बनाया था? रूपायन संस्थान ने। और गुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का। क्षेत्रीय नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, रात्रि में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और छेद युक्त मटके में सब आपके ये दीपक जला के नृत्य किया जाता है। छेद युक्त मटका तो गुड़लेखा का और सब आपके जलता हुआ दीपक सातल देव की विजय का प्रतीक है। हाँ या ना? हाँ। ठीक, सातल देव राव जोधा के पुत्र थे, ध्यान रखना, और राव बीका के भाई थे, ये भी याद रखना। ठीक, और दोस्तों जो छेद युक्त मटका है ये गुड़लेखा का प्रतीक है। गुड़लेखा साहब आपके अजमेर के शासक हाजी मल्लू खां का सेनापति था। गुड़लेखा अजमेर के शासक हाजी मल्लू खां का सेनापति था मेरे विद्वान साथियों। हाँ बरो। हाँ हाँ। क्लियर? यहाँ तक दोस्तों हमने बात करी है। ठीक, अच्छा दोस्तों हम बात करते हैं, हम अब जोधपुर के जो प्रमुख स्थान हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं जोधपुर के प्रमुख स्थानों की। ठीक, जोधपुर दोस्तों बहुत बड़ा जिला है, इसलिए इसको बहुत आनंद के साथ और बहुत आराम से पढ़ेंगे। प्रमुख स्थान तो दोस्तों जोधपुर का साहब आपके जो प्रमुख स्थान है ना, एक तो होगा फलोदी। कौन सा होगा? फलोदी। ये जोधपुर का पहला प्रमुख स्थान है। ठीक, फिर बात आती है कि जो फलोदी है ये सब आपके कहाँ कहाँ काम आएगा? ठीक, जो फलोदी है ये कहाँ कहाँ काम आएगा? तो आप क्या बताओगे कि जो फलोदी है एक तो काम आएगा कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। ठीक, बात आती है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? फलोदी। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा? फलोदी। ठीक दोस्तों, फलोदी में एक गांव है गोमठ। क्लियर? फलोदी में साहब एक गांव है गोमठ, और दोस्तों आपके गोमठ में पाए जाते हैं ऊंट। फलोदी में साहब आपके गांव है गोमठ और साहब गोमठ में क्या पाए जाते हैं? ऊंट। तो दोस्तों जब फलोदी के साहब गोमठ में ऊंट पाए जाते हैं तो दोस्तों उनका नाम हो गया गोमठ ऊंट। क्या नाम हो गया? गोमठ ऊंट। क्लियर? और दोस्तों ये ऊंट भार ढोने के लिए या भार झेलने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्लियर? ये दोस्तों जो ऊंट हैं ये भार झेलने के लिए या भार को ले जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्लियर? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध गोमठ ऊंट है साहब वो भी कहाँ मिलता है? फलोदी में। फलोदी साहब आपके सबसे गर्म स्थान। फलोदी में गाँव है गोमठ, गोमठ में मिलता है ऊंट, तो नाम हो गया गोमठ ऊंट, जो कि साहब आपके भार झेलने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ या ना? हाँ।
ठीक दोस्तों, इसी फलोदी में एक गांव है दोस्तों, इसी फलोदी में एक गांव है और दोस्तों उस गांव का नाम है रामड़ावास गांव। ठीक दोस्तों, इस फलोदी में एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है, रामड़ावास गांव। ठीक, और इस रामड़ावास गांव में दो बालिकाएं हुई थी, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था कर्मा। ठीक, फलोदी में हम एक गांव है रामड़ावास गांव, रामड़ावास गांव में दो बालिकाएं हुई थी, गोरा और कर्मा। ठीक, और इन दोनों बालिकाओं ने वृक्षों के लिए बलिदान दिया था। ठीक दोस्तों, इन दोनों बालिकाओं ने सर्वप्रथम वृक्षों के लिए बलिदान दिया था। समझोगे क्या, इन दोनों बालिकाओं के द्वारा सर्वप्रथम वृक्षों के लिए बलिदान दिया गया था। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, हमने बता रखा है कि अगर वृक्षों के लिए बलिदान देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, खडाना। क्या कहते हैं, खडाना। तो जो राजस्थान का प्रथम खडाना है वो किसने किया था दोस्तों, गोरा और कर्मा ने। समझो दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम खडाना है, राजस्थान का जो प्रथम खडाना है वो किसने किया था दोस्तों, गोरा और कर्मा ने। समझ जाओगे क्या भैया, हाँ रे भरो भैया, हाँ हाँ। ठीक, फलोदी सबसे गर्म स्थान, फलोदी में गोमाटूर जो कि बाहर जलने के लिए, बोझा उठाने के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी में एक गांव है रामड़ावास गांव, रामड़ावास गांव में सब दो बालिकाएं हुई थी, गोरा और कर्मा। गोरा कर्मा ने सबसे पहले वृक्षों के लिए बलिदान दिया था और वृक्षों के लिए दिया गया बलिदान सब आपको क्या कहलाता है दोस्तों, खडाना कहलाता है। ठीक, लगभग 1805 ईस्वी के आसपास बलिदान दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसी फलोदी में एक गाँव है और उस गाँव का नाम है खेजरली। ठीक, इसी फलोदी में एक गांव है और उसका नाम है खेजरली। और इस खेजरली में भी दोस्तों, इस खेजरली में भी एक स्थान है और उस स्थान का नाम है जालीपा। ठीक, इस खेजरली में भी एक स्थान है, नाम की स्थान का नाम क्या है, जालीपा। फलोदी में एक गांव है खेजरली गांव। ठीक, तहसील है फलोदी और साहब आपके गांव का नाम खेजरली, और खेजरली में साहब एक स्थान था जालीपा स्थान। और दोस्तों इसी जालीपा में 28 अगस्त 1730 को, इसी जालीपा में 28 अगस्त 1730 को क्या हुआ था, खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी जालीपा में 28 अगस्त 1730 को क्या हुआ था, खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा कि जो खेजड़ली हत्याकांड है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। समझ जाओगे ना, जो खेजड़ली हत्याकांड है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। समझ जाओगे क्या, ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। अच्छा, इस हत्याकांड में कितने पुरुष मारे गए थे, 294। कितनी महिलाएं मारी गई थी, 69। ये तो हो गए मेल और ये हो गए फीमेल। कुल मिलाकर 363 लोग मारे गए थे, किसमें, खेजड़ली हत्याकांड में। हाँ या ना भैया, हाँ। ठीक, अच्छा दोस्तों जो अच्छा भी बात आती है कि दोस्तों जो खेजड़ली हत्याकांड है ये किसकी प्रेरणा बना, भी बात आती है कि सब आपके जो खेजड़ली हत्याकांड है ना ये किसकी प्रेरणा बना। तो आप क्या बताओगे कि जो खेजड़ली हत्याकांड है ये आगे जाकर चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना था। समझ जाओगे क्या, जो खेजड़ली हत्याकांड है ये आगे जाकर किसकी प्रेरणा बना था, चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना था। और पूछा जाएगा कि जो चिपको आंदोलन है ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, गोरा देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था, गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। समझ जाओगे क्या। फलोदी देखो कितना इतना प्रसिद्ध है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान फलोदी, गोमाटूट फलोदी जो कि बाहर बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी में एक गांव है रामड़ावास गांव, गोरा और कर्मा ने बलिदान दिया था वृक्षों के लिए, और वृक्षों के लिए दिया गया बलिदान क्या कहलाता दोस्तों, खडाना। राजस्थान का पहला खडाना जोधपुर की फलोदी तहसील में हुआ था, रामड़ावास गाँव में। फलोदी में एक गाँव और एक खेजड़ली गाँव, खेजड़ली में एक स्थान है जालीपा। सब यहाँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 294 पुरुषों और 69 महिलाओं ने बलिदान दिया था। पुरुष में सबसे पहले, अच्छा पुरुषों में सबसे पहले दिया था अणोजी ने, तो महिलाओं में दिया था अमृता देवी ने। ठीक, खेजड़ली हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। खेजड़ली हत्याकांड उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की प्रेरणा है। और खेजड़ली हत्याकांड साहब आपके दोस्तों, अच्छा दोस्त जो चिपको आंदोलन है ये हुआ था गोरा देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों,
गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। एकदम क्लियर दोस्तों। तो चिपको आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो खेजरहल्ली हत्याकांड हुआ ये किसके शासनकाल में हुआ? क्लियर समझना दोस्तों, ये खेजरहल्ली हत्याकांड, ये खेजरहल्ली हत्याकांड। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जब खेजरहल्ली हत्याकांड हुआ उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ मतलब जोधपुर। ठीक। पूछा जाएगा कि जब खेजरहल्ली हत्याकांड हुआ तो उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह। समझोगे ना, जब खेजरहल्ली हत्याकांड हुआ तो उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह। ठीक। और पूछा जाएगा कि इस खेजरहल्ली हत्याकांड का सूत्रधार कौन था? क्लियर। पूछा जाएगा कि जो खेजरहल्ली हत्याकांड है इसका सूत्रधार कौन था? इसका सूत्रधार कौन था? तो आप क्या बताओगे कि जो खेजरहल्ली हत्याकांड है इसका सूत्रधार था गिरधर दास भंडारी। क्लियर। पूछा जाएगा कि खेजरहल्ली हत्याकांड का सूत्रधार कौन था? तो आप क्या बताओगे कि खेजरहल्ली हत्याकांड का सूत्रधार था गिरधर दास भंडारी। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि दोस्तों फिर बात आती है कि जो खेजरहल्ली हत्याकांड है सब आपके इसकी स्मृति में सब आपके यहाँ किसका आयोजन होता है? वृक्ष मेले का। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजरहल्ली में भरता है। और पूछा जाएगा कि ये मेला कब भरता है? तो आप क्या बताओगे? भाद्र शुक्ल दशमी को। क्लियर। पूछा जाएगा यहाँ सब आपके मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? भाद्र शुक्ल दशमी को यहाँ वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि सब आपके राजस्थान का भारत का पहला और एकमात्र वृक्ष मेला कहलाता है। एकदम क्लियर। खेजरहल्ली हत्याकांड अभय सिंह के शासनकाल में हुआ, सूत्रधार था गिरधर दास भंडारी, और तब आपके यहाँ बढ़ता है वृक्ष मेला भाद्र शुक्ल दशमी को। ठीक। अच्छा देखना दोस्तों, ये जो अभय सिंह है ना, इस अभय सिंह के दरबार में एक साहित्यकार रहा करते थे। ठीक। इनके दरबार में एक साहित्यकार रहा करते थे और उन साहित्यकार का नाम था कर्णीदान। क्या नाम था? कर्णीदान। ठीक। और दोस्तों कर्णीदान के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था और ग्रंथ का नाम था सूरज प्रकाश। कर्णीदान के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था और ग्रंथ का नाम था सूरज प्रकाश। समझ जाओगे क्या? ठीक। जो कर्णीदान है इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, नाम था सूरज प्रकाश। एकदम क्लियर किया। अभय सिंह के पिता का नाम था अजीत सिंह। क्लियर। और अजीत सिंह की साहब हत्या की थी अभय सिंह ने, इसलिए इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है, एक बात पे हम चर्चा और करते हैं। ठीक। बात आती है जब हम एक बात पे चर्चा करते हैं तो सब समझना। अब मैं कह रहा हूं, ठीक, देखो अब मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे गर्म स्थान, ठीक, मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। ठीक। तो फिर अच्छा गर्म का उल्टा कर दीजिए तो फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में दोस्तों ये सब सबसे है, समझे ना। फिर बात आती है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? अगर गर्म स्थान साहब आपके फलोदी है तो सबसे आर्द्र स्थान कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे कि साहब राजस्थान साहब जो सबसे आर्द्र स्थान है वो है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। समझ जाओगे क्या? सबसे गर्म स्थान तो कौन सा है? फलोदी। और सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है दोस्तों? आपके माउंट आबू। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि देखो ये तो हो स्थान की बात हुई। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? फिर बात आती है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? ठीक। बात आती है कि राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक। फिर बात आती है कि सबसे कम आर्द्र जिला कौन सा है? सबसे कम आर्द्र जिला कौन सा है? ठीक। बात आती है कि जो सबसे कम आर्द्र जिला है वो कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर। क्या है दोस्तों? जैसलमेर। ठीक है। सबसे गर्म स्थान फलोदी,
तो सबसे गर्म अर्थात सबसे आर्द्र स्थान आवभूम, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, सबसे कम आर्द्र जिला जैसलमेर। और पूछा जाए सबसे गर्म जिला, पूछा जाए सबसे गर्म जिला वो कौन सा है, तो आप सब बता दोगे चूरू। क्या बता दोगे? चूरू। एकदम क्लियर दोस्तों, सबसे गर्म जिला कौन सा होगा? चूरू। ठीक दोस्तों, यहां तक एकदम क्लियर। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम बात की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक, जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459, संस्थापक राव जोधा, पिता का नाम रणमल, रणमल की मां का पत्नी का नाम कोडमदे। कोडमदे ने क्या बनाई? कोडमदेसर बावड़ी, जो कि पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है और कोडमदेसर बीकानेर के राठौर वंश की राजधानी है। राव जोधा की बेटी का नाम श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से हुआ और श्रृंगार देवी ने बनाई थी गोसुंडी बावड़ी, जो कि दोस्तों, और इस बावड़ी के निकट क्या था? गोसुंडी बावड़ी शिलालेख, जो कि वैष्णव धर्म का प्राचीन शिलालेख है। पूरी बात बता दी है मैंने, एकदम क्लियर। ठीक, बड़ी रियासत जोधपुर, छोटी रियासत शाहपुरा, शाहपुरा का निर्माण शाहजहां ने, जो कि मेवाड़ के विभाजन से बनाई गई थी जगत सिंह के शासन काल में। पूरी बात एकदम क्लियर, क्लियर। अच्छा, संभाग जोधपुर संभाग है और जब आपके जोधपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय साहब क्या है? जोधपुर। क्षेत्र में बड़ा जिला, अच्छा क्षेत्र में बड़ा संभाग जोधपुर, छोटा संभाग भरतपुर। पूरी बता रखी मेरी बात। ठीक, जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े जिले और छोटे जिले, ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों। अच्छा, क्षेत्रफल में 22,850 किसका है दोस्तों? ये आपके जोधपुर का। क्लियर। और क्षेत्रफल में राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर। और साहब आपके क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े जिले, जेबाबी, जोनाचू। ठीक, और छोटे जिले डीडीओ, डीआरपी कॉलेज। ध्यान रख लो दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, प्राचीन नाम है गुजरातरा, मरुकांतन, मारवाड़िया, मरुभूमि, एकदम मरुभूमि, सॉरी। ठीक, भौगोलिक नाम सूर्य नगरी, मारवाड़ का प्रवेश द्वार। सूर्य नगरी क्यों कहते हैं बता दिया है मैंने, इस्तेलाह करें दोस्तों, एकदम क्लियर। ठीक, अच्छा, नदियां देख ली हमने, शुष्क स्थान देख ली दोस्तों। ठीक, अच्छा, वन्यजीव, कुर्जा, कुर्जा के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। शिकार निषिद्ध क्षेत्र देख लिए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। अभ्यारण्य पर हम चर्चा कर चुके हैं। बिलाना अश्व प्रजनन केंद्र है। बोरुंदा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अच्छी तरह समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हटा हुआ हूँ। ठीक, ये सब आपके खेजल हत्याकांड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही है। जोधपुर की जो अन्य विशेषताएं हैं, जो ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनको मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। जोधपुर जिला बड़ा है तो दोस्तों इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका विश्वास, आपका सहयोग इसी प्रकार काव्य क्लासेस का बनाए रखिए और दिन प्रतिदिन दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको अगर कोई सुझाव देना भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पर प्रतिक्रिया देनी हो तो अनिवार्य रूप से आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। काव्य क्लासेस हमेशा आपके हित में कार्य करता रहा है, करता रहेगा और हमेशा करता ही रहेगा। क्लियर। आप जीवन में खूब प्रगति करें, तरक्की करें, उन्नति करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद दोस्तों।